नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जाना कुशल क्षेम। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद और पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना बचाव किट की वितरित। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला पार्किंग में सफाई कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क और अन्य सुरक्षा किट की वितरित। वन मंत्री राकेश पठानिया ने होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट व राशन किट की वितरित। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत छोटा शिमला वार्ड में सेहब सोसाइटी और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को फेस शील्ड, N95 मास्क, पीपीई किट, सर्जिकल ग्लव्स और सैनिटाइजर प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इन सुरक्षा उपकरणों के उपयोग से सफाई कर्मचारी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और संक्रमण से बचने में सक्षम होंगे। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से आपदा की इस घड़ी में जनसेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने छोटा शिमला पार्किंग में सफाई कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क और अन्य सुरक्षा किट वितरित की। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर पूरे देश में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की सेवा व सहयोग का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला में शिमला, खलीनी, बैनमोर और कल्लोग वार्ड के सफाई कर्मचारी, सेहब सोसाइटी के कर्मचारी, नगर निगम और सतलुज जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को फेस शील्ड, N95 मास्क, पीपी किट, सर्जिकल ग्लव्स और सैनिटाइजर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सफाई कर्मचारी शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में फेस शील्ड, N95 मास्क, पीपी किट और सर्जिकल ग्लव्स के उपयोग से सफाई कर्मचारी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और संक्रमण से बचने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में परस्पर सहयोग की भावना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम कोरोना की जंग को लड़ने में कामयाब हो सकेंगे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में भी समाज के विभिन्न वर्गों ने मानवता की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया और संकट की इस घड़ी में लोगों को विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की। ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं अथवा फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनकी जो भी मदद समाज कर सके उस मदद के लिए जो है वो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज जो जहाँ हम खड़े हैं पार्किंग पर, इसके श्री विनोद जी हैं, उनके सौजन्य से सफाई कर्मचारी जो हमारे छोटा शिमला, बैनमोर, खलीनी, कल्लोग वार्ड्स में काम करते हैं, चाहे वो सेहब सोसाइटी के हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं या SJPNL के सीवरेज इत्यादि में काम करते हैं, उन सभी को फेस शील्ड, मास्क, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क और साथ ही पीपी किट, क्योंकि ये घर घर जाकर के जो है कूड़ा इकट्ठा करते हैं, और साथ में जो है वो मास्क दे रहे हैं और सैनिटाइज़र जो है वो इन सबको ये दिए गए हैं ताकि ये अपनी सुरक्षा भी रखें। क्योंकि पिछले दिनों एक जो कार्यकर्ता सेहब सोसाइटी का बैनमोर वार्ड में काम करता था, घर घर से कलेक्शन करता था वो कूड़े की, इवन लॉकडाउन के टाइम भी और कोरोना कर्फ्यू के टाइम भी उसकी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो मृत्यु हो गई। हालांकि उसे जो है वो एज़ पर गाइडलाइंस रूल्स के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने
कंपनसेट करने का प्रयत्न किया है। उसकी पत्नी को जो है वो नौकरी देने का भी प्रावधान जो है वो किया गया है। लेकिन लोग जो है इसमें संक्रमित ना हों, जो घर घर काम करते हैं, तो इसलिए ये उन वॉरियर्स को जो वास्तव में जो है वो काम कर रहे हैं आज, वो चाहे मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले हों या सफाई कर्मचारी हों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है सफाई का। ये सैनिटाइज भी ये करते हैं सारे। आज भी यहाँ से जो जिनको ये दिया गया है सामान, वो इसके बाद जो है सैनिटाइज करने के लिए जो है वो बाज़ार में जहाँ कंटेनमेंट जोन है वहाँ करते हैं। तो इस दृष्टि से जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद और पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना बचाव किट वितरित की। इसके साथ ही उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में कोरोना बचाव किट लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। इस किट में ऑक्सीमीटर, पीपीई किट सहित अन्य कोरोना से बचाव के लिए दवाइयां हैं। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद और पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना बचाव किट वितरित की। इसके साथ ही उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति की हर संभव सहायता की जानी चाहिए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने के साथ ही सभी को एक दूसरे का सहयोगी बनना है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि यदि किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण से जुड़े कोई लक्षण नजर आते हैं तो उसे समय पर उपचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए सामाजिक दूरी का भी पालन करना चाहिए। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार ने 10 लाख रुपए स्वास्थ्य उपकरण खरीदने के लिए देने की बात कही, लेकिन ये कैसे खरीदे जाए इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जबकि सरकार को पहले इसको लेकर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायतों में ऑक्सीमीटर सहित अन्य सामान पहुंचाया जा सके। वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय रहते कंपनियों को ऑर्डर नहीं दिया गया, जिसके चलते वैक्सीन की कमी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल में सरकार वैक्सीन को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार को बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। सिर्फ हमारा प्रयास है कि हर घर में टेस्टिंग होनी चाहिए, हर घर में ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन टेस्ट होना चाहिए, थर्मल स्कैनर से। किसी को बुखार तो नहीं है, लोग थोड़ा बेध्यानी भी कई लोग कर जाते हैं, कोई डिस्प्रिन खा लेता है, कोई पैरासीटामोल घर में ही खा लेता है। उसका जो है पंचायत प्रतिनिधि जो हैं वो सक्षम है हमारे। घर घर जाके मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि लोगों को ऑक्सीजन चेक करें और बुखार चेक करें। कोई भी सिम्टोमेटिक लगे आपको तो दवाई भी इसके हमारे किट के अंदर कोरोना की दवाई भी है, उसको दें। और जो भी हेल्थ पीएचसी या हॉस्पिटल जो भी नज़दीकी है उसमें उस परिवार का इमीडिएटली इलाज कराएं, ताकि ये महामारी जो है, क्योंकि गाँव में बहुत फैल रही है, कोई ऐसी पंचायत शायद ही होगी जिसमें एक दो मृत्यु जो है रोज़ की नहीं हो रही। कोई भी ऐसी पंचायत हमारी नहीं है। तो ये इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए इमीडिएटली जो है पंचायत प्रतिनिधि जो हैं वो आगे आए हैं और इनको मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूं। और जो कुछ पंचायत दूर है, अभी कर्फ्यू लगाए, कुछ लोग नहीं भी आ पाए हैं, तो उनको हम लोग उसी पंचायत तक राहत सामान जो है, सामग्री जो है वो पहुँचाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपने इन्हीं किए हैं, कितने हैं और किस तरह से लोगों को इनका उठाया जाएगा? देखिए, फ़िलहाल हमारे पास 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और 5 जो है हमने कंसंट्रेटर की जो बोलते हैं वो करी है, हमने इंतज़ाम किया है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को दिए जाएंगे। मुझे शुरू में कई लोगों के फ़ोन भी आए थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, परंतु सरकार ने जो है सभी के जब्त कर लिए थे। चाहे वो शोगी में कोई लोग देते हैं, टूटू में देते हैं, ढली में देते हैं, सभी के ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी जो है वो उस टाइम जब्त कर लिए थे। केवल हॉस्पिटल्स में ही मिल रही थी, पर लोग क्या है कि जो नॉर्मल कई लोग, ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही है उनको, कई लोगों को डॉक्टर्स लिखते हैं कि आपको ऑक्सीजन रोज़ लगना ही है। बहुत ऐसे पेशेंट्स घरों में भी हैं, तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स का इंतज़ाम किया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर में होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट और राशन किट वितरित की। इस अवसर पर राकेश पठानिया ने कोरोना होम आइसोलेशन किट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस किट में होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के लिए निर्देशिका, थर्मामीटर, च्यवनप्राश, काढ़ा, सैनिटाइजर, मास्क, मल्टीविटामिन,
कैल्शियम, विटामिन सी और जिंक की गोलियां, मुख्यमंत्री का संदेश, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ संदेश का कार्ड और सभी वस्तुओं की सूची शामिल है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों के लिए यह किट संजीवनी का काम करेगी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर में होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट और राशन किट वितरित की। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेट गरीब परिवारों के लिए अपनी तरफ से राशन किट भी वितरित की। उन्होंने बताया कि इस राशन किट में चावल, आटा, हल्दी, साबुन, तेल, सैनिटाइजर, बिस्कुट, दूध और फल दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गरीब जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जा रही है ताकि किसी गरीब परिवार को परेशानी न झेलनी पड़े। उन्होंने होम आइसोलेट मरीजों के लिए संजीवनी किट की पहली खेप भेजने और स्थानीय सिविल अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सेंटर बनाने व बधानी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल का आभार व्यक्त किया। वन मंत्री ने कहा कि सीमित साधनों के बावजूद पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश प्रभावी रूप से इस महामारी से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य समन्वय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के बेहतर प्रबंधन और लोगों के सहयोग से कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन कमी आ रही है। वहीं उन्होंने सभी लोगों से कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की भी अपील की। आज हमारे पास पहली कंसाइनमेंट संजीवनी किट की आ गई है। मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस पहल को हिमाचल प्रदेश में उतारा है और इस संजीवनी किट के माध्यम से जो ज़रूरी सामान होम आइसोलेशन में हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे सज्जन, हमारे लोग जो होम आइसोलेशन में ये कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, उस जंग के अंदर ये एक बहुत बड़ा संजीवनी उनको साबित होगा, ऐसा मेरा समझना है। इसके साथ साथ जहाँ ज़रूरतमंद हैं, जिनको राशन की भी समस्या है, उसके लिए हम साथ में एक राशन की किट भी साथ में डाल के भेज रहे हैं ताकि जो गरीब लोग हैं जहाँ पे राशन की प्रॉब्लम है उनको राशन भी मिले। उसके साथ हम उसमें दूध भी भेज रहे हैं, हल्दी भी भेज रहे हैं, जहाँ गैस की सिलेंडर की कमी है गैस के सिलेंडर भी भेज रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में ऐसा ना हो जिसको कोरोना के काल में कोई किसी किस्म की कमी आए। मैं एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूँ, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी का धन्यवाद हूँ कि 50 बेड का अस्पताल डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड का नूरपुर में शुरू हुआ और 50 बिस्तर हमें पठानकोट में भी वाइट हॉस्पिटल मिले। इसके साथ अब व्यवस्था हमारी जो है बिल्कुल रोड पे आ रही है और हमारे लोग जो है उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। आपको कांग्रेस महासचिव महेश्वर सिंह ने सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार शराब सस्ती करने की नीति बना रही है। उन्होंने वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर भी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेहतर होता यदि सरकार 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य न करती, इसके बजाय सीधा टीकाकरण किया जाना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश की आम जनता जो कि कोरोना और सरकार की संवेदनहीनता दोनों की दोहरी मार का दंश झेल रही है। आज सरकार की जो मेहरबानी है शराब कारोबारियों के बजाय इन हिमाचल की आम जनता पे होनी चाहिए, जो कि गरीब जनता है और साथ में कोरोना के अलावा जो कमर तोड़ महंगाई। आप देखिए कि इस सरकार का जो टाइमिंग है हर फैसला लेने का, आज हिमाचल प्रदेश में शराब की बोतल सस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है कि सरसों के तेल की बोतल सस्ती की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार है उनकी प्राथमिकता ऐसी विकट स्थिति में भी हिमाचल प्रदेश की आम जनता को राहत देने की नहीं है। आज भी जो है शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का रास्ता खोजा जा रहा है। आज अगर शराब का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, आज अगर आवश्यकता है तो सस्ते राशन का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए और उसको उचित दरों पे, जो हमारी रियायती दरें हैं उन दरों पर लोगों को मुहैया कराना चाहिए। आप देखिए कि सरसों के तेल में एक मुश्त जो हाइक है वो 57 रुपए की, हर दाल पर 15 से 16 रुपए बढ़ा दिए और जो रसोई गैस है वो पहले से इतनी महंगी कर दी, 950 के करीब है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो प्राथमिकता है वो व्यवसायियों को लाभ बताने की है। जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना ने दस्तक दी है, सबसे बड़ा नुकसान हमारे पर्यटन उद्योग को हुआ है और उससे जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो टैक्सी चालक हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, जिनके काम धंधे बंद हुए कर्फ्यू को लेकर और पहले लॉकडाउन को लेकर, आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उनके पास बैंकों की EMI देने तक के पैसे नहीं है। आज अगर किसी
वर्ग को जरूरत है, तो इस बड़े वर्ग को जीवित रखने के लिए और इस बड़े वर्ग को राहत देने के लिए सरकार की एक जो सबसे जरूरतमंद जो वर्ग है, इस वक्त सरकार की उदार सहायता का जो सही मायनों में हकदार है वो ये वर्ग है। और सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि किस तरह से बैंकों की EMI को डेफर किया जाए। नूरपुर उपमंडल में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि वायरस की दूसरी लहर में अब तक 1200 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और लगभग 200 लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं। प्रशासन द्वारा पूरे उपमंडल की निगरानी की जा रही है, जिसके तहत नूरपुर को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। नूरपुर सब डिवीज़न के अंदर अभी तक जो है सेकेंड वेव के में 1280 के आसपास लोग जो है पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से लगभग 995 1000 के तकरीबन इतने लोग ठीक होकर अपने घरों में जा चुके हैं। 200 के आसपास लोग अभी हमारे पास होम आइसोलेशन में हैं। डेथ भी कुछ हो रही है, हर रोज़ एक डेथ हो रही है। तो इसके चलते जो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हमारी मेडिकल टीम जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो है मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट भी कॉन्टीन्यूसली फील्ड में है। आवाजाही पे जो है अननेसेसरी मूवमेंट जो है इसको हम चेक कर रहे हैं। हमारे सेक्टर ऑफिसर जो है रूरल एरियाज़ को चेक कर रहे हैं, उसमें SDOs, PDOs, EO, तहसीलदार, रैंक अधिकारी हैं। मैं खुद भी स्पॉट पे अक्सर निकलता रहता हूँ। हमारी पुलिस की बहुत सारी टीमें हैं, हमारे DSP का, हमारे SHO, हमारे हॉल इंस्पेक्टर जो है सारे एरियाज़ को देख रहे हैं। जहाँ तक व्हीकुलर ट्रैफिक पे चेक और कंट्रोल का सवाल है, तो हमने नूरपुर सब डिवीज़न के अंदर 3 पोजीशंस पे, 3 लोकेशंस पे हमने नाके लगा के रखे हैं। पहला नाका हमारा जो मेन नाका है वो कंट्रोल बॉर्डर पे है, दूसरा वर्कपुर में, तीसरा हॉल में है और सफिशेंट जो है वहाँ पर पुलिस बल तैनात है। वहाँ पर जो आने जाने वालों की प्रॉपर जो है स्क्रूटिनी की जा रही है। जितने भी लोग हैं विद पास के साथ ही आ रहे हैं। और ये जो हमारे इंटरनल जसूर में जिस वक्त यहाँ पे जो खड़े हैं, हमारा एक इंटरनल नाका है। इसमें हम सिर्फ अननेसेसरी मूवमेंट को चेक करते हैं। इंटरनल नाके हमने एक सिविल हॉस्पिटल के पास, चौगान के पास प्लेस किया हुआ है, एक यहाँ लगाया, जबकि जो इंटरस्टेट नाका जो हमारे वो 3 पॉइंट पे लगे। एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर पूरे प्रदेश में अपना कहर बरपा रही है, तो वहीं राज्य में कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कोरोना वायरस दस्तक नहीं दे पाया है। जी हां, घुमारवी उपमंडल के अंतर्गत आने वाली मारहण पंचायत के मलोट गांव में पिछले 15 महीनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि इस गांव के साथ लगते कई ऐसे गांव हैं जहां कोरोना संक्रमितों के काफी ज्यादा आंकड़े हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी को आए हुए 15 महीनों से ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन हमारा गांव एक ऐसा गांव है जिसमें आज तक एक भी केस नहीं आया है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि हम जितने भी गांव के लोग हैं वो सारे के सारे स्वच्छता के प्रति जो हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और कोरोना के जो नियम हैं उनको हम पूरी तरह पालन करते हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। हर तरह के जो भी नियम सरकार ने दिए हैं हम उनका पालन करते हैं और हर इंसान, जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, उन सब ने इसका पालन किया है। मंडल में कुछ ऐसे ग्राम हैं जिनमें आज तक कोरोना की महामारी ने दस्तक नहीं दी है और इसमें जो है वो हमें लोकल लोगों का, हमारे स्वास्थ्य विभाग का, सबका सहयोग है। इसी कारण जो है वो आज तक ये महामारी वहाँ पे दस्तक नहीं दे पाई। लोगों ने जो है इन गाँव में जो है कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व हैंड सैनिटाइजेशन की टेक्निक्स, और ये गाँव और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोविड काल के चलते पर्यटन उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। पर्यटन व्यवसायियों की माने तो सरकार से कोई राहत न मिलने के कारण धर्मशाला में कई होटल व्यवसायी अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं ताकि उनका घर खर्च चल सके। धर्मशाला होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी बांबा ने कहा कि होटल व्यवसायी अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास बैंक ऋण चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अश्वनी बांबा ने सरकार से समर्थन की कमी पर अफसोस जताते हुए कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में होटल उद्योग की ओर से लगभग 18% योगदान देने के बावजूद भी सरकार ने उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी। सर, जैसे आप जानते हो कि पिछले मार्च 2020 से होटल बंद हैं
बीच में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने के अंदर कुछ दोबारा होटल खुलने शुरू हुए थे। वो फरवरी मार्च तक आते कुछ हमारे वीकेंड हिमाचल के अंदर टूरिस्ट आना जाना हुआ था। नहीं, अप्रैल आते आते फिर ये कोरोना का कहर आ गया और होटल फिर बंद है। 1 अप्रैल से ही ऑफिशियली तो सारे होटल बंद पड़े हैं और अभी भी बंद हैं। और यहाँ तक नुकसान की बात कर रहे हैं, अगर मैं पूरे हिमाचल की बात करूँ, मैं हिमाचल एसोसिएशन को, फेडरेशन हिमाचल होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। उस नाते मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरे हिमाचल की पिछले मार्च 2020 से जो एक नुकसान हुआ है वो रफली 30,000 करोड़ से ऊपर, इतना भारी नुकसान हुआ है। और जो हमारे होटल्स हैं, बाकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जुड़े हैं, चाहे वो हमारा टैक्सी वाला है, चाहे हमारा वो स्टाफ है या एंटरप्रेन्योर है, वो बहुत ही स्ट्रेस के अंदर है। हमारी प्रॉपर्टी सारी स्ट्रेस में आ चुकी हैं, प्रॉपर्टी NPAs हो रही हैं। होटल को एक डर सता रहा है कि NPA होने के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर आज भी 25% डिस्काउंट के अंदर बिक सकती हैं तो वो फिर 50-60% डिस्काउंट पे बेचनी पड़ेंगी। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ही 50 से ऊपर प्रॉपर्टी बिक रही है। अब शिमला स्थित मातृ शिशु कमला नेहरू अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट जल्द स्थापित होगा। दरअसल ये प्लांट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सौजन्य से KNH में स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 7 से 8 दिनों के भीतर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो जाएगा। बता दें, इस प्लांट की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट होगी। कमला नेहरू अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अंबिका चौहान ने कहा कि इससे अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों को बहुत लाभ होगा। ये जो हमारे PSA प्लांट हमारी सरकार ने सैंक्शन किया है, ये बेसिकली सेंटर से हिमाचल के लिए आए थे। उसमें से हमारे हॉस्पिटल को भी चिन्हित किया गया है, तो उसका एरिया अप्रूव हो गया हुआ है और काम शुरू हो गया हुआ है। एज पर ये जो है, ये NHAI वाले इसका सिविल वर्क कर रहे हैं और जो मशीनरी है वो DRDO से आएगा। तो हमें ये बोला है कि 7 to 10 डेज में रेडी हो जाएगा। प्रोडक्शन की कैपेसिटी इज अराउंड 1000 लीटर्स पर मिनट। इससे बहुत फायदा होगा हमारा ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन का जो सिस्टम है, वो उसमें सिलेंडर्स की हमारे को बहुत बचत होगी। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर विश्वव्यापी बहस छिड़ गई है। निर्वासित तिब्बतियों की ओर से पहले ही दो टूक कह दिया गया है कि वो चीन की किसी भी चाल में आने वाले नहीं हैं और वे उन्हीं को अगला दलाई लामा मानेंगे जिन्हें खुद मौजूदा 14वें दलाई लामा घोषित करेंगे। दरअसल चीन सरकार ने गत दिनों बड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि उनकी मंजूरी पर ही मौजूदा दलाई लामा के किसी उत्तराधिकारी को मान्यता दी जाएगी। साथ ही चीन ने दलाई लामा या उनके अनुयायियों द्वारा नामित किसी शख्स को मान्यता न देने का भी हवाला दिया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। चीन सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक श्वेत पत्र में दावा किया गया है कि किंग राजवंश के बाद से केंद्र सरकार द्वारा दलाई लामा और अन्य आध्यात्मिक बौद्ध नेताओं को मान्यता दी जाती है। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि प्राचीन समय से ही तिब्बत चीन का अविभाज्य हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि 1393 में गोरखा आक्रमणकारियों के जाने के बाद से किंग सरकार ने तिब्बत में व्यवस्था बहाल की और तिब्बत में बेहतर शासन के लिए अध्यादेश को मंजूर किया। दस्तावेज के मुताबिक अध्यादेश में कहा गया है कि दलाई लामा और अन्य बौद्ध धर्म गुरु के अवतार के संबंध में प्रक्रिया का पालन करना होता है और चुनिंदा उम्मीदवारों को मान्यता देना चीन की केंद्रीय सरकार के अधीन है। तिब्बत में स्थानीय आबादी के आंदोलन पर चीन की कार्यवाही के बाद 14वें दलाई लामा 1959 में भारत आ गए थे। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी थी और निर्वासित तिब्बती सरकार तब से हिमाचल के धर्मशाला में है। दलाई लामा 85 साल के हो चुके हैं और उनकी बढ़ती उम्र के कारण पिछले कुछ वर्षों में उनके उत्तराधिकारी का मुद्दा उठने लगा है। यह मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में तब और ज्यादा सुर्खियों में आया जब अमेरिका ने अभियान चलाया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के संबंध में फैसला करने का अधिकार दलाई लामा और तिब्बत के लोगों के पास होना चाहिए। तो वहीं निर्वासित तिब्बत सरकार के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी फुनसुक की माने तो चीन हमेशा से ही दुनिया को अपनी चाल
जाल में फंसाता आया है। दुनिया जानती है कि असली दलाई लामा कौन है। इसके लिए बकायदा दुनिया भर में बहस होती है। अकेले चीन के कह देने मात्र से क्या होगा। उन्होंने कहा कि चीन लाख कोशिश कर ले, अगले दलाई लामा वही माने जाएंगे जिनकी आधिकारिक घोषणा खुद मौजूदा 14वें दलाई लामा करेंगे। चीन सरकार की ओर से श्वेत पत्र तो आज पहली बार नहीं है। हमेशा जब जब इनका अपना कोई राजनीतिक कुछ करना है तो तिब्बत के विषय को लेकर श्वेत पत्र कई बार इन्होंने जारी कर चुके हैं। तो ये हमें कोई बड़ी अफसोस नहीं सोचते हैं और दुनिया के लोग भी जानते हैं कि चीन अपना कुछ अगर करना चाहते हैं तो पहले लोगों को गुमराह करने के लिए श्वेत पत्र जो है वो जारी करते हैं। तो परम पूज्य दलाई लामा जी ने भी कई बार अभिव्यक्त कर चुका है कि उत्तरदायित्व जो है वो परम पूज्य दलाई लामा जी भविष्य में किस दशा से अपने बताएंगे और फिर विश्व भर के जो संसद है, सर्वदलीय संसद है, निवासी तिब्बत के विशेष अधिवेशन जो हमारे पिछले 2019 में उस समय भी जारी किया है कि दलाई लामा जी के अधिकार जो है अवतार जो है वो परम पूज्य दलाई लामा जी और परम पूज्य दलाई लामा जी के संस्था गंदिन फोटांग और उनके अनुयायी के अलावा बाकी किसी को हस्तक्षेप करने का आवश्यकता नहीं है, ना अधिकार है। असली जो उनके अनुयायी जो है और जो जिस धर्म को मानता है, जिस परंपरा को मानता है, तो चाइना तो धर्म को पहले से ही ज़ेर के चुके हैं और ये अवतार और ये धर्म से उनसे क्या मतलब है। और दलाई लामा जी ने जो जैसे किसी के भी अवतार जो आज तक जो घोषणा किया है, जब से लेकर आज तक के, वो अनुयायी लोग जब उसी को मानते हैं तो चीन सरकार जो भी राजनीति करेंगे उसको मान्यता ना तिब्बती लोगों से होंगे उनको, ना उनकी अन्य अनुयायी के लोगों से भी वो प्राप्त नहीं होगा। अपनी निवासी तिब्बत की ओर से, संसद की ओर से, पूरे विश्व की ओर से इसका जो उल्लंघन जो किए कर चुके हैं और उसको मान्यता नहीं है, तो वो दोबारा उस चीन सरकार को उस पर हस्तक्षेप करना और उस पे कोई मंजूर नहीं है। कोरोना संकट के इस दौर में जहां कोई अपनों को खोकर उदास होता है तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनों से ही मुंह फेर रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा खुद अपने स्तर पर कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। एसएचओ शाहपुर त्रिलोचन राजपूत का कहना है कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो वे प्राथमिकता के आधार पर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करेंगे। अभी कुछ हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि अगर किसी की फैमिली का कोई बंदा ड्यू टू कोरोना एक्सपायर हो गया तो उसकी फैमिली के मेंबर भी उसके क्रिमिशन में नहीं जा पाए, नहीं गए डर के कारण, लेकिन प्रशासन की ओर से प्रशासन के आदमी वहाँ पे जाते हैं और हमारी पुलिस स्टाफ, एसडीएम साहब वगैरह वहाँ पे जाके उसका क्रिमिशन करवाया जाता है सरकारी प्रशासन की ओर से। अगर मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला आता है कि कोई कोरोना से व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके जो घर वाले हैं या उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी मना कर रहे हैं, तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं अपने स्तर पर ही चाहे कैसे भी मैनेज करके उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाऊंगा किसी भी हालत में। सुनील उपाध्याय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शिमला के रिज मैदान पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के सह सचिव डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कोरोना के इस मुश्किल समय में शहर के अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 दिनों में ट्रस्ट की ओर से यह दूसरा कैंप लगाया गया है। जो भी बीमार हैं और शिमला के अस्पतालों में रक्त की भारी कमी है, तो जो बीमार हैं उन लोगों को रक्त मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से ट्रस्ट अभी इस लॉकडाउन के दौरान ही दूसरा हमारा ब्लड डोनेशन कैंप हम कर रहे हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था और अभी ये दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगा रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स की टीम कहाँ से? आईजीएमसी शिमला से डॉक्टर्स की टीम है। कितना टारगेट रखा है आज? टारगेट तो हमारा 100 का है। अब देखते हैं कितने डोनर्स हमारे पास आते हैं, पर हमारा टारगेट 100 यूनिट ब्लड यहाँ पे कलेक्ट करने का है।
कोरोना काल में सुरक्षा मानकों का पालन करके ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां नगर निगम शिमला द्वारा जगह जगह सैनिटाइजेशन की जा रही है, वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं और राजनीतिक संगठन भी अपने स्तर पर सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। इसी के चलते शिमला शहरी युवा कांग्रेस ने लक्कड़ बाजार क्षेत्र को सैनिटाइज किया। साथ ही लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी के जवानों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए। हमने आज लक्कड़ बाजार चौकी, लक्कड़ बाजार सैनिटाइज और लक्कड़ बाजार चौकी में मास्क और सैनिटाइज बांटे हैं और हमने पूरा लक्कड़ बाजार सैनिटाइज किया है। डीसीसी प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार जी के साथ और धर्मपाल ठाकुर जी और आकाश सैनी के साथ मिलकर हमने ये मुहिम चलाई है और मैं ये आम लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि घर से जरूरी काम से ही बाहर निकले। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद हमीरपुर जिला में कृषि गतिविधियां सामान्य रूप से ही चल रही हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिला में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के बीज जैसे मक्की, धान, चरी व बाजरा किसानों को बुआई के समय पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उप निदेशक कृषि डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि किसानों के लिए कृषि विक्रय केंद्रों में सभी प्रकार के बीजों पर अनुदान भी दिया जा रहा है। हमीरपुर जिला में किसानों को फसल की बिजाई के लिए कृषि विभाग द्वारा कृषि विक्रय केंद्रों में बीज उपलब्ध करवा दिए गए हैं ताकि फसल की बिजाई के लिए किसानों को बीज की कमी से परेशान न होना पड़े। विभाग ने जिला में चारे वाली फसलों का 2844 क्विंटल एवं बाजरा का 1130 क्विंटल बीज समय पर किसानों को अनुदान पर दिया जा रहा है। धान की उन्नत किस्म का 11 क्विंटल बीज विभाग द्वारा कृषि विक्रय केंद्रों में किसानों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। विभाग द्वारा जिला हमीरपुर में अब तक 1892 क्विंटल मक्की की विभिन्न उन्नत किस्मों का बीज उपलब्ध करवाया जा चुका है। उप निदेशक कृषि डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग ने फसल की बिजाई के समय को देखते हुए सभी ब्लॉकों में पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध करवा दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मक्की के बीज पर 40 रुपए प्रति किलो, बाजरा पर 44 रुपए प्रति किलो और चरी पर 28 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि फसलों के बीज जिला के विभिन्न कृषि विक्रय केंद्रों, सभी ब्लॉकों में बने कृषि स्टोरों एवं जिले के सभी लाइसेंस धारक सोसाइटी के माध्यम से अधिक कृषि विक्रय केंद्रों पर पहुंचे ताकि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को देखते हुए किसी एक स्थान पर अधिक भीड़ से बचा जा सके। जहाँ तक जिला हमीरपुर का प्रश्न है तो खरीफ 2021-22 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मक्की के अंतर्गत लगभग 30,157 हेक्टेयर, धान के अंतर्गत 1721 हेक्टेयर, सब्जियों के अंतर्गत 1686 हेक्टेयर और चारा वाली फसलों के अंतर्गत 2819 हेक्टेयर क्षेत्र एवं अन्य फसलें जैसे दलहनी या तिलहनी उसके अंतर्गत वो 397 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो जोत किए जाने का अनुमान है। जहाँ तक अभी तक मैं बात करूं कि हम क्या क्या वितरण किसानों को इस बारे में कर चुके हैं, तो अभी तक जो है वो चाहे मक्की की सिंगल लाइन क्रॉस हैं या डबल लाइन क्रॉस हैं, उसके जो है हम लगभग 1892 क्विंटल, जहाँ तक चारा वाली फसलों का ताल्लुक है उसमें चरी का 2844 क्विंटल, बाजरा की बात करें तो 1130 क्विंटल, धान की बात करें तो धान हाइब्रिड जो कि एक अच्छी किस्म है जिसकी काफ़ी पैदावार आती है, उसका 11 क्विंटल जो बीज है हम अपने जो विभाग के कृषि विक्रय केंद्र हैं और साथ ही साथ जिन भी सहकारी समितियों ने जो है विभाग से लाइसेंस बीज की खरीद फरोख्त के लिए ले रखा है, उनके माध्यम से जिला हमीरपुर में ये पहुंचाया जा चुका है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में राज्य के पहले पोस्ट कोविड केयर सेंटर को शुरू कर दिया गया है। डीसी सिरमौर आर.के. परूथी ने दीप प्रज्वलित कर पोस्ट कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि जिन लोगों के कोविड टेस्ट नेगेटिव है और उनमें कोरोना के लक्षण है, उन मरीजों को इस पोस्ट कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य लाभ संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
नाहन में राज्य के पहले पोस्ट कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करते हुए उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि इसके तहत 10 बेड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबकि 20 बेड SFTA हॉल नाहन में उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि पोस्ट कोविड केयर सेंटर में रोगी के एक्सरे, एंटीबॉडी रिपोर्ट, योग और प्राणायाम करवाने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। यह सेंटर मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आयुष विभाग की देखरेख में संचालित किए जाएंगे। डीसी ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में कोरोना प्रोटोकॉल के सभी पर नियम लागू होंगे, जिसका यहां भर्ती मरीजों और चिकित्सकों को पूरी तरह पालन करना होगा। डीसी ने बताया कि पोस्ट कोविड केयर सेंटर के यदि बेहतर परिणाम आते हैं तो जिला के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के सेंटर बनाए जाएंगे। तो जिला प्रशासन ने आयुर्वेद विभाग के साथ और मेडिकल कॉलेज के साथ पोस्ट कोविड केयर सेंटर ये फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट करने की आज शुरुआत कर रहे हैं। 20 बेड की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी और 10 बेड की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में की जाएगी। आयुर्वेद विभाग के साथ और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ इस व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि कोविड नेगेटिव होने के पश्चात में बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता, वो दोबारा से प्रॉपर रिकवर कर पाएँ, उसकी ये फैसिलिटी है पोस्ट कोविड केयर सेंटर। इसमें जो लोग एडमिट होंगे वो जो हमारी क्लिनिकल कमेटी है मेडिकल कॉलेज की, जो केसेस वहाँ पे जाते हैं वो जो रेफ़र यहाँ पे करेंगे वो व्यक्ति कोरोना नेगेटिव होना चाहिए, चाहे RT-PCR की रिपोर्ट है या रैट की रिपोर्ट है। साथ में उसको चेस्ट का एक्सरे लाना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम जो इसमें एबनॉर्मलिटी लंग्स में आ रही है। चेस्ट की एक्सरे की रिपोर्ट और उसमें जो पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, साथ में ब्लड रिपोर्ट लाएंगे जिसमें ESR, CRP, CBC, LFT, RFT, ब्लड शुगर, ये सारी रिपोर्ट्स वो लेके आएगा ताकि उसके जो भी हमें पता लगे किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे रिकवर कर पाएँ, किस चीज़ में क्या सुधार करना है। उसके लिए जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पे मॉर्निंग में योग, प्राणायाम और प्रोनिंग, ये 3 चीज़ करवाएंगे। मेडिटेशन सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में काउंसलर्स हैं उनके काउंसलिंग करवाएंगे और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है सपोर्ट सिस्टम सारा आयुर्वेदिक होगा यहाँ पे, एलोपैथी के अलावा जो होम आइसोलेशन में लोगों को देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे धूपन करेंगे, जो हमारा हर्बल फ्यूमिगेशन है जिससे एयर एंड सरफेस क्वालिटी इंप्रूव होती है, वो यहाँ पे धूपन करेंगे। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है। सिरमौर जिला में वीरवार को चौथे चरण में 17 स्थानों पर कोविड वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए PHC स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, जहां स्लॉट बुक करने के बाद युवाओं ने वैक्सीन लगवाई। वहीं इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में पंजीकरण के बाद युवा वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंचे। सिरमौर जिला में वीरवार को चौथे चरण में 17 स्थानों पर कोविड वैक्सीन लगाई गई। युवाओं ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और दूसरे लोगों से भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अपील कर रहे हैं। मैंने आज ही अपनी कोविड की पहली वैक्सीन लगवाई है, ठीक है, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब भी अपनी पहली वैक्सीन लगवा लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए भी और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी। अभी मैंने अपने कोविशील्ड का पहला डोज लिया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी जल्द से जल्द वैक्सीन का स्लॉट लें, जिससे ये महामारी जल्द से ख़त्म हो। आज मैं अपना वैक्सीन का फर्स्ट स्लॉट लेने जा रहा हूँ और काफ़ी इजी था, रजिस्ट्रेशन भी इजी थी, एकदम स्लॉट बुक हो गया, OTP भी फास्ट आ गया और काफ़ी इजीली स्लॉट अवेलेबल भी हो गए। यही कहना चाहता हूँ कि हमें सबको एक साथ वैक्सीन लेनी ज़रूरी है, हमें सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। सीएमओ जिला सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने बताया कि जिला में 17 स्थानों पर वैक्सीनेशन किया गया, जिसके लिए 2 दिन पहले ही स्टॉल बुक कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए PHC स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि 31 मई को 5वें चरण के लिए 29 मई को स्टॉल बुक होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 5वें चरण के लिए सिरमौर जिला में सेंटरों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। आज जो 18+ का वैक्सीनेशन हमने स्टार्ट किया है वो 17 जगह पे हमने स्टार्ट किया है। इसमें से राजपुर ब्लॉक में 5 जगह पे है और दगेड़ा ब्लॉक में 5 जगह पे है और इसके अलावा संगड़ा ब्लॉक में 2 जगह पे है, शिलाई में 1 जगह पे है और सरहा में जो पछाद ब्लॉक है उसमें 4 जगह पे है। तो इसमें 100 की कैपेसिटी है हर सेशन पे और इसके लिए आज 2 दिन पहले स्लॉट की बुकिंग हो गई थी और आज उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। और इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि सभी लोग जिन्होंने
अपना बुकिंग कराई है वो सारे लोग वहाँ पे जाके अपना वैक्सीनेशन भी करवाएं। और अगला जो हमारा सेशन है वो 31 तारीख को होगा। उसके लिए जो स्लॉट की बुकिंग होगी वो 2 दिन पहले यानी कि 29 तारीख को उनकी बुकिंग हो जाएगी। उस दिन भी हम कोशिश करेंगे कि 17 ही सेशंस हम करें और कुछ हम बढ़ा भी सकते हैं। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि 1-2 सेशन हम और भी बढ़ा सकते हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम और उसकी चेन तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा किसानों तक बुआई के लिए बीज पहुंचाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बता दें, सरकार द्वारा किसानों को बीज वितरण केंद्र पर मुहैया करवाया जाता है, लेकिन कोरोना के इस दौर में किसानों को कर्फ्यू के दौरान बीज वितरण केंद्र तक पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। चंबा जिले के साथ लगते सरोल में कृषि विभाग के दफ्तर में मक्की और धान के बीज किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह जितना हर वर्ष बीज की मांग होती है किसानों की, उस मांग को देखते हुए इस बार भी किसानों के लिए हर वर्ष की तरह उतना ही बीज मंगवाया गया है। इस वर्ष जिला चंबा में किसानों के लिए 1900 क्विंटल मक्की का बीज मंगवाया गया है और 160 क्विंटल धान का बीज मंगवाया गया है। मक्की का बीज जो है वो लगभग सभी विक्रय केंद्रों में उपलब्ध है। कुछ 1-2 विक्रय केंद्रों में पिछले परसों पता चला था कि अभी वहाँ ख़त्म हो गया है, तो हमने एक्स्ट्रा जो डिमांड दी है वो बीज भी कल जैसे ही सुबह विक्रय केंद्र खुलेंगे तो किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं किसानों के लिए एक तो ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो किसान अभी आज जिनको बीज नहीं मिल पाया है वो सभी किसान कल बीज विक्रय केंद्रों में प्राप्त कर सकते हैं, कृषि विभाग के विक्रय केंद्रों पे। किसानों के लिए ये सारा बीज मक्की का बीज अनुदान पर उपलब्ध रहता है। यदि वो ये हाइब्रिड बीज प्राइवेट किसी से लेते हैं तो उनको फुल कॉस्ट पे मिलता है और कृषि विभाग में प्रति किलो 40 रुपये की अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग में जो 5 किलो की मक्की की थैली है वो 250 रुपये की मिल रही है। उस मक्की की थैली के साथ में हम एक बायो फर्टिलाइजर दे रहे हैं और कुल मूल्य जो है अनुदान पर 250 रुपये का मिल रहा है, क्योंकि बीज का जो मूल्य है कुल मूल्य वो लगभग 84 रुपये प्रति किलो है और 5 किलो की थैली जो है वो आप समझ सकते हैं कि लगभग 420 रुपये के या 425 रुपये के आसपास वो एक कुल मूल्य से पड़ती है, लेकिन हम आधे मूल्य पे किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी प्रकार जिला चंबा में धान का बीज केवल जो भटियात ब्लॉक है विकासखंड वहीं पे लगता है और भटियात विकासखंड में किसानों की मांग को देखते हुए इस बार 160 क्विंटल बीज किसानों को अनुदान पर दिया जा रहा है। इस बार हमने कोशिश की है कि किसानों को केवल हिमाचल में उगाई जाने वाली किस्मों का ही बीज दिया जाए। तो हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा जो अनुमोदित किस्में हैं उनका बीज हम किसानों को अनुदान पर दे रहे हैं। प्रति किलो उनको 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है धान के बीज पर जो है वो हमारा जो स्टाफ पोजीशन है उसके हिसाब से जो कृषि विभाग के कार्यालय हैं वहाँ पे 1 या 2 हैं हर विकासखंड में। एक विकासखंड स्तर पे एक जो सेल सेंटर है और एक सेल सेंटर जो है हमारा कहीं अगर स्टाफ एक और एक्स्ट्रा है तो दूसरे सर्कल में भी है। कोरोना से पैदा हुई आपदा की इस घड़ी में समाज सेवी संस्था मटैक कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है। मिशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड कैंसर संस्था के चेयरमैन सुमित शर्मा ने बताया कि संस्था पिछले 5 सालों से समाज सेवा से जुड़े कार्य कर रही है। विशेषकर गरीब और बीमार लोगों की मदद के लिए संस्था दिन रात सेवा में जुटी है। सुमित शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में भी संस्था संक्रमण से ग्रसित मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के अलावा घर घर सहायता पहुँचाने का कार्य कर रही है। लॉकडाउन के फर्स्ट टाइम में भी हमारी एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया। लगभग 2800 लोगों को परिवारों को फीड किया, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, सैनिटाइज का वर्क किया और तरह की सुविधाएं प्रदान करी। प्रेजेंटली लॉकडाउन का जो सेकंड वेव चल रही है, इस समय हम कोविड-19 के जो होम आइसोलेट पेशेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 14 से 17 दिनों तक मुहैया करवा रहे हैं। हमारी ये जो सुविधा है ये कोई भी हिमाचल शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो कोई भी रेजिडेंट है वो हमारे को फ़ोन कॉल करके हमारे से सुविधा प्रदान कर सकता है। पिछले 15 मई को जो 3 यंग एडवोकेट्स की डेथ हुई उसके हमारे को काफ़ी ज़्यादा आहत हुआ और हमारी एनजीओ ने ये निर्णय लिया कि हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक्सक्लूसिवली सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट बार के एडवोकेट्स अगर कोई कोरोना संक्रमित होता है उसके यूज़ में काम में आएगा। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बना सकता है और दे सकता है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इस समय सिर्फ 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो 10 लीटर के हैं और दोनों कंसंट्रेटर हमारी एनजीओ के पास है।
जिसमें से हम एक कंसंट्रेटर आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट श्री राजीव सरकेक और बार काउंसिल के मेंबर सीनियर एडवोकेट श्री अजय शर्मा जी को सुपुर्द करेंगे। इसका पोजेशन हमारे पास रहेगा, हम इसकी मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और ये जो कंसंट्रेटर है मात्र सिर्फ बार जो डिस्ट्रिक्ट बार है उसके एडवोकेट्स के लिए उपयोग में लाया जाएगा। हिमाचल खबरनामा के अंक में इतना ही। नमस्कार।